फैसला आया। इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह आखिरी कोयला के जो आखिरी उसका बगोला होता है उस तरह ये फड़के हैं। बिल्कुल मैं नहीं बरी हुआ और मेरा बेटा सलमान बरी हो गया। और इल्ज़ाम ये है कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर हाउस जो होती थी और बच्चों को और उसको और बच्चों को फ़ायदा पहुंचता था। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बरी और शहबाज शरीफ कहते हैं बरी नहीं हुआ। अंदाज़ा करें, इमरान खान को दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूँ और रात को वो बुड़बुड़ा के उठ पड़ते हैं कि तुम फिर आ गए मेरे पास। दिन में दफ्तर में जब आप उनको मिलने जाते हैं, आप मिलने जाते हैं, वो मेरा जिक्र मेरा होता है। ये आज अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फिक्री है। लंदन के फैसले के बाद नायब न्याजी गठ को तो छोड़ देना, वो तो एक फिक्स मैच है। ये आज मुकन्नना के लिए, इस मुल्क के तमाम कानूनी इदारों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पर तो बदतरीन किस्म का इस मुल्क के अंदर जो विक्टिमाइजेशन का जो एक सिलसिला जारी है कई दिहाइयों से, वहाँ पर तो कोई डंडा नहीं चलता। वहाँ तो कानून की बात होती है। जब जादू टूना बंद हो जाएगा, ये खेल तमाशा बंद हो जाएगा। व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। शहबाज शरीफ साहब की आज कोई 1.5 घंटे पे तवील आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनको ये मौका इसलिए मिला कि बरतानिया में 2 अकाउंट्स की तहकीकात हुई। अपोजिशन का कहना है, PMLN का कहना है कि ये 2 अकाउंट्स तक की नहीं थी बल्कि 2 ज़्यादा अकाउंट्स की थी। उसमें उनकी अपार्टमेंट्स भी थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी थी। ये नून लीग का वर्जन है। और उन सब की तहकीकात के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनको इल्ज़ामात के हवाले से क्लीन चिट दे देगी। हुकूमत ये कह रही है कि जी ना तो हमने नैब ने कोई ताउन दिया। मेरे सामने अभी नैब का भी एक्सप्लेनेशन आई हुई है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और सलमान के बरतानिया में अकाउंट्स की तहकीकात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ उनके बरतानिया अकाउंट तहकीकात से नैब का कोई ताल्लुक नहीं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग जो सलमान शहबाज शरीफ के बरतानिया में अकाउंट्स या मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का नैब कभी भी हिस्सा नहीं रहा। दूसरी तरफ नून लीग जो है उन्होंने वो लेटर्स पेश किए और रिपोर्टर्स ने भी बरतानिया के पेश किए हैं नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से, जिसके अंदर ये बताया गया कि नैब के डायरेक्टर जो थे सलीम शहजाद, वो बाकायदा मिलने गए इंग्लिस्तान में नेशनल क्राइम एजेंसी से और उनको सारा केस बताया कि यहाँ पे जो चल रहा है, आशियाना हो या पनामा हो या जो टीटीज़ हो, और हर तरह के ताउन की पेशकश की। जिसके बाद नून लीग जो है वो फूले नहीं समाई, जश्न का समान है। और वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर कोशिश करने के बावजूद हुकूमत जो है वो हमें गलत साबित नहीं कर सकी, मनी लॉन्ड्रर साबित नहीं कर सकी, मुजरिम साबित नहीं कर सकी। हुकूमत ने कहना जी हमने तो कभी ये मुतालबा किया ही नहीं था, हमने तो कभी एविडेंस दिया ही नहीं था, हमने तो कभी इस तहकीकात का हिस्सा बने नहीं थे, हमने तहकीकात इनिशिएट की ही नहीं थी। उस पर मैं पिछले 2 दिन से सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं भी किया था तो आपने क्यों नहीं किया, जबकि आप पाकिस्तान में इतने बुलंद बांग दावे करती है हुकूमत कि आपके पास इतना बड़े केसेस इनके खिलाफ है और ये मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया लेके आते हैं, बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस लेके आते हैं। बरतानिया जैसे ममालिक बकौल हुकूमत के नाम लिए बगैर भी कहते हैं मगरबी ममालिक और ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर गरीब मुल्कों की मईशत जो है वो चुराई जाती है, हमारे करप्ट हुक्मरान चुराते हैं। अपोजिशन नून लीग की बात हो रही है और इंग्लैंड में जो है उनको सेफ हेवन मिलता है। तो मेरा सवाल तो ये और रहेगा इंशाल्लाह कि अगर आपने तहकीकात का, आज आप तहकीकात से दामन छुड़ा रहे हैं या आप कह रहे हैं आपकी बात सही भी मान ली जाए कि आपने तहकीकात इनिशिएट नहीं की, तो आपने उस तहकीकात का जब पता चला, जब DG नैब गए, जब लेटर गया यहाँ से एक बैरिस्टर का, एक लॉयर का मुबैना तौर पर जो अपने आप को एसेट रिकवरी यूनिट के लेटर हेड से उसने भेजा और उसने नेशनल क्राइम एजेंसी को एड्रेस किया, तो आपने क्यों वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, हमें बताइए। और अगर एविडेंस प्रोवाइड किया तो फिर क्या ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने एविडेंस या तो इन फर्स्ट प्लेस लिया ही नहीं, या अगर लिया तो उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सके? ये तमाम सवाल आते हैं जिसका हुकूमत जवाब अभी तक क्लियर कट टर्म्स में नहीं दे रही, लेकिन हो सकता है उनके पास जवाब हो। जो जो ये केस बढ़ता जा रहा है, खबर बढ़ती जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर आती जा रही है। मेरे सामने जो है FIA का एक डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू दिस केस, जो अगेन मैं बता दूं ये हमारे किसी रिपोर्टर ने नहीं दिया, ये शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित करने की कोशिश की, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया। और उनका कहने का मतलब ये है कि FIA ने जो है पूरी मावनत की उनके इस केस के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी को। ये शहबाज शरीफ साहब का वर्जन है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है FIA ने कि सेपरेटली फ्रॉम द अबव इन नवंबर 2020 द पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA हैव रजिस्टर्ड अ further case against Mia Mohammed, Shehbaz Sharif and Sulman Shehbaz relating to money laundering, forgery, criminal breach of trust and cheating of public shareholders. The sums alleged to be involved rupees 25 billion, approximately 115 million Great Britain pound. The NCA is making further inquiries in relation to this matter. ये लेटर allegedly शहबाज शरीफ साहब के बकौल नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर है, जिसमें वो ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अपनी अथॉरिटीज़ को
या जिसको भी पेश कर रहे हैं कि ये FIA जो है वो पूरी तरह तहरीक इंसाफ के अंडर, जो FIA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंडर, वो प्रोवाइड कर रही है। और ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी के अंदर उन्होंने बताया हुआ कितनी बड़ी फ्रॉडरी हुई है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए इंग्लैंड के अंदर कि ये लेटर जो है, ये केस जो है ये कितना हाई प्रोफाइल है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हमें क्लीन चिट मिली। इस तरह शहबाज शरीफ ने ये भी बताया कि मैंने कॉन्सेंट सिर्फ UK के किसी अकाउंट की नहीं दी, बल्कि UK के अंदर जो HBL का अकाउंट है उसकी भी कॉन्सेंट दी। ये लेटर भी हमें शहबाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैसर हुआ है, जिसमें मॉर्टगेज फाइनेंस एप्लीकेशन और ये और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने आपको कल दिखाए थे, हमारे रिपोर्टर्स ने भी दिखाए थे और इंग्लैंड से रिपोर्टर्स ने दिखाए थे। वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का वर्जन इसके ऊपर जो है वो भी आ रहा है। फवाद चौधरी साहब की पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मैं सुनवा देता हूँ। उसके बाद बुनियादी सवाल यही रहेगा कि इस तरह के फैसले, इस तरह के मामलात से क्या नून लीग को पजीराई मिल रही है, ख्वाह वो ज़मानतें इनको मिल रही हों, ख्वाह इनको क्लीन चिट्स मिल रही है, इनको लेजिटिमेसी मिल रही है, इनको अवाम में अपनी अवाम में साबित करने का मौका मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इनके खिलाफ एहतसाब के नाम पर विक्टिमाइज तो इनको करती रही है, लेकिन साबित एक ढीला नहीं कर सकी। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। मुसलसल झूठ बोला। जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी तौर के ऊपर इनिशिएट नहीं किया था। 2 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो जुल्फकार अहमद नाम के एक फ्रंटमैन के अकाउंट्स के ऊपर हुई। उस दौरान उन्होंने जो हमारा एक यूनिट है बनाया गया है शहजाद अकबर साहब के अंडर, उसको भी अप्रोच किया और उसमें आने वाले जो तफसीलात हैं पैसों की, हुंडी की, उसके ऊपर बाबत जो है वो मदद मांगी। ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। जो शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा है वो पाकिस्तान में है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। मरियम नवाज भी सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में है कि हम उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे। हम कल उनको इजाजत दें, वो 2 मिनट में फर्स्ट क्लास में अपनी उन्होंने टिकट भी बुक कराए हुए हैं। 1 घंटे के लिए भी हम आंख बंद करें, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे जूते भी छोड़ के भाग जाएंगे पाकिस्तान से। व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है जो शेयर करूंगा आपके साथ, बल्कि कर रहा हूं कि US सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान को अब सजाएं देने का सोच रहे हैं। और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी जिसने तालिबान की 2001 से आज तक 2020-21 तक मदद की, उन तमाम कंट्रीज़ का एहतसाब किया जाए। वो बिल आपसे शेयर करेंगे। उनमें पाकिस्तान का नाम बिलखसूस लिया गया है। जरताज गुल साहिबा, तलाल चौधरी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब। मैं ज़रा एक न्यूट्रल वॉइस से शुरू करता हूँ। जनरल ऐवान साहब, ये जो सारा काम चल रहा है, कहीं बरतानिया की अदालत का फैसला आ रहा है जिसमें NCA की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें चल रहा है पता कि जिनके 2 अकाउंट थे या जो कुछ भी था वो क्लियर हो गया, जिसके ऊपर नून लीग इतना जश्न मना रही है। आपके ख्याल में अवाम की परसेप्शन में जिस तरह इनकी जमानतें हुई हैं करप्शन के केसेस में, जिस तरह ये केस को लहरा लहरा के 90 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अवाम की परसेप्शन में तहरीक इंसाफ का एहतसाब का बयानिया ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, इनको क्लीन चिट्स मिलती जा रही हैं? थैंक यू वेरी मच कामरान। बात यह है कि देखें, जिन अदालतों से, पहली बात यह है मुझे उस फैसले की तफसीलात नहीं पता जो अमेरिका, जो UK से आया है, लेकिन UK में एक और शख्सियत वहाँ पे रहती है जिसके बारे में पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की एक राय है, और वो है अल्ताफ़ हुसैन। वो यहाँ से खाली हाथ गया था, वहाँ पे वो असाइलम सीकर है और आज वो 8 प्रॉपर्टीज़ का मालिक है उस मुल्क में। और जो हमारे पाकिस्तान में उसने जो कुछ किया, उसके बावजूद जब वहाँ केस टेकअप किया गया और उसके घर की दीवार से मिलियन पाउंड्स निकले, तो क्या फ़ैसला दिया यूनाइटेड किंगडम ने? उन्होंने कहा जी उसकी ज़ाती दौलत है, वो दीवार में रखे या बैंक में, ये उसका ज़ाती फ़ैसला है। और जो उसकी 8 जायदादें हैं वो MQM की मलकियत है, वो प्रॉपर्टी है पार्टी फंड। तो सर आपका पॉइंट क्या जनरल? लेकिन आज तक कोई वो, मेरा पॉइंट ये है कि बरतानिया जहां जो भी इन्वेस्टर्स जाके मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने इन्वेस्टर्स के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। जिस पार्टी के खिलाफ हो, वो प्राइवेट शख्स हो या सियासी शख्सियत हो। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो इंग्लैंड से एक फैसला आया था और वो था लिखा हुआ कैलिबरी फॉन्ट में, जिसकी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी थी। और उस वक्त जो फोरेंसिक टेस्ट होकर उन डॉक्यूमेंट्स का आया था, उसमें भी लिखा गया था कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं,
लेकिन उनको तो किसी ने तस्लीम नहीं किया और वो आज तक हमारी अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन पर आने वाले फैसले भी अभी ज़मानत की नज़र हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने सियासत करनी है उनको पाकिस्तानी अदालतों से ही क्लीन चिट लेनी चाहिए और अपनी आवाम के सामने सुरखरू होकर जाना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इसका इल्म जो है या अदालतों को होगा या इन्वेस्टिगेटर्स को होगा। बिल्कुल सही है जी। तलाल चौधरी साहब, इतना आप खुशियाँ ना मनाएं, असल में तो आपको पाकिस्तान की अदालतों से, मौजूद अदालतों से क्लीन चिट लेनी पड़ेगी, तब करप्शन के दाग जो हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, करप्शन के दाग आपकी पार्टी और आपकी क़यादत के दामन से उतरेंगे। और दूसरा, आपने फवाद साहब की बात भी सुन ली और वो भी सुनी, वो कह रहे हैं कि जनाब ये एक फ्रंट मैन का मामला था जिसको इतना एग्जैजरेट करके आपने पूरे मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की हुई है कि एज इफ के जिस तरह मरियम साहिबा ने भी कहा कि इंटरनेशनल सादिर और अमीन हो गए शहबाज शरीफ, ऐसा कोई मामला नहीं है ये, और आप इन्वेस्टर हैं वहाँ पे, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र है और सच एक दिन सामने आ ही जाता है। मेरा तो ख्वाहिश है और मेरे तो बुजुर्ग इसलिए इंडिया छोड़कर हिजरत करके आए थे कि पाकिस्तान में वो निज़ाम इंसाफ होगा जो कि कुरान पाक में लिखा है। मुझे नहीं पता था कि जब मेरे बुजुर्ग आए थे और कई शहादतें देकर आए थे कि यहाँ पर पीसीओ के हलफ उठाए जाएंगे, यहाँ पर लेजिटिमेट किया जाएगा आमरों को, यहाँ पर जब मार्शल लॉ लगेंगे तो जज जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के सामने झुक जाएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो ब्लैकमेल किए जाएंगे, उनको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाकर फैसले लिए जाएंगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो निज़ाम इंसाफ है वो दुनिया में 127वें 28वें नंबर पर ग्रेड होता है, और वो यूके जो टॉप 10 में आता है जिसका निज़ाम इंसाफ की दुनिया एग्जाम्पल देती है, आज उनको फैसला लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। लगेगा कैसे? लग सकता नहीं है ना जी। यहां तो एक मिथ बनाई गई है और यहां कर क्या रहे हैं, हर उठती आवाज को दबा दिया जाए। फातिमा जना की मौत से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से और नवाज शरीफ की जलावतनी और उसके साथ जो जुल्म है वो सिर्फ इसलिए किए गए कि कायदे आजम का पाकिस्तान ना बन सके। यहां पर पीसीओ के जो सोच है वो ही रहे, यहां पर कंट्रोल्ड अदलिया, कंट्रोल्ड पार्लियामेंट और कंट्रोल्ड मीडिया रहे। जो लोग इसके अगेंस्ट खड़े होंगे उन पे इल्जाम लगेगा चोर डाकू का, तौहीने रिसालत का, गद्दारी का, मंशियात का। हमने सारे सह लिए हैं। उसके बाद गंदे तरीन काम वो जो गटर माइंडेड हैं, वो वीडियोस वाला सब सह लिए हैं और आइंदा भी सह लेंगे। मगर एक बात मैं आपको कह दूं, पाकिस्तान अगर चलना है तो आइन से चलना है, और पाकिस्तान अगर उससे आगे पीछे चलाएंगे तो फिर वही हशर होगा जो कि पिछले 70 साल में हुआ है। आधा मुल्क हमसे गया है। उसके अलावा आज बांग्लादेश की जरा इकोनॉमी देख लें, मुझे तो शर्म आ जाती है कि वो पाकिस्तान से अमीर है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्तहकम है, वो पाकिस्तान से ज्यादा उसकी इज्जत है दुनिया में, उसके पासपोर्ट की कदर है आज, और मेरे पासपोर्ट की कदर नहीं। कश्मीर मेरा छिन गया है, दुनिया मुझे मुंह नहीं लगाती, या इकोनॉमी मेरी बैठ गई है, गरीब की रोटी मेरी छिन गई है, लेकिन हमारा दिल ये करता है हर चीज कंट्रोल्ड हो, लीडरशिप कंट्रोल्ड हो। जिसको चाहे लीडर जिसको चाहे हटा दें, जिसको चाहे चुप करवा दें। यहां पर कंट्रोल्ड पार्लियामेंट, कंट्रोल्ड मीडिया और कंट्रोल्ड अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं चलेगा। हम रेजिस्ट करते हैं, करते रहेंगे, और फैसले अल्लाह की मेहरबानी से वहां से नहीं यहां से भी हमारे हक में आए भी हैं और आते भी रहेंगे। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। जरताज साहिबा, एक जरा एक चीज सुन लीजिए, जिसमें ये जो सारा मामला हुआ, मेरे मुतालिक या मीडिया के मुतालिक जो लोग ऑब्वियसली इस केस को कवर कर रहे हैं, हुकूमत जो है शायक भी नज़र आती है, नाराज़ भी नज़र आती है कि शायद इस मामले को इस तरह उछालना नहीं चाहिए था चैनल्स के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि अब जब इंग्लिस्तान की नेशनल क्राइम एजेंसी से की रिपोर्ट आएगी और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, जिसके अंदर चलेगा पता, मुबैना तौर पर DG नैब जो थे सलीम शहजाद साहब, वो भी वहाँ पर गए। अभी शहबाज शरीफ साहब ने एक मुबैना लेटर दिखाया कि FIA ने भी पूरी ताउन की आपकी तरफ से पेशकश दिलाई, उसके बावजूद ये पकड़े नहीं गए। तो फिर मीडिया को भी बड़ा वो होता है कि मीडिया ने बड़ा साथ दिया है इस करप्शन के बयानिए का कि ये लोग करप्ट हैं, और पनामा में भी साथ दिया मीडिया ने और वैसे भी दिया। लेकिन ज़रा सुन लीजिए आप लोगों की या इन एक्शन से या कुछ ना करने से या इन ये मेरिट के ऊपर, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, इनको क्या क्या सर्टिफिकेट अब मरियम नवाज साहब अपनी पार्टी को दे रही हैं शहबाज शरीफ साहब को, सुनवाएं जी। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको।
दिल बड़ी मुबारक हो। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ताला ने बना दिया उनको, या आप एविडेंस नहीं दे सके इसलिए बन गई ये? जरताज साहिबा। थैंक यू कामरान शाह साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जनाब। असल में बात ये है कि चूँकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, हमने पाकिस्तान के अंदर ही सियासत करनी है, हमने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है, इसी से वफ़ादारी है। मसला ये है कि जब मुल्क दुश्मन हमदुल्ला मोहब जो पाकिस्तान को गाली देता है, जब उससे आप मिलते हैं तो ज़ाहिर बात है लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, और जिनका जो फेवरेट लीडर हो दुनिया में वो मोदी हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो गुजरावाला में इलेक्शन हारते हैं तो वो कहते हैं अगर धांधली हुई तो मैं इंडिया को पुकारूंगा, उसके ऊपर माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। और जब कंट्रोल्ड इलेक्शन नहीं होता, मशीन भी उनको एक ऐसी चाहिए जिस मशीन के अंदर से जो भी इलेक्शन हो, जो भी रिज़ल्ट आए, उसमें से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ निकल आए। तो कंट्रोल्ड ही उनको मशीन चाहिए और कंट्रोल्ड ही उनको रिज़ल्ट चाहिए। और अगर कंट्रोल्ड रिज़ल्ट नहीं आएगा, अगर जजों के फैसले इनके हक़ में नहीं आएंगे, तो वो तमाम जो जजेस हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, और जिनके साथ ख़ुद इन्होंने उनसे ओथ लिए हुए होंगे, तो ये समझते हैं कि बहरहाल शायद दुनिया की आंखों में धूल झोंका जा सकता है। ऐसा नहीं है। बात यह कि फ़ेक अकाउंट्स जिनकी आदत हो, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जिनकी आदत हो, जिन्होंने मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की हो, जिन्होंने मुल्क को लूटा हो, जिनके दुबई में टावर्स हो, जिनके मेफेयर के फ्लैट हो, मनी ट्रेल ना हो, 1.5 घंटे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रसीदें उनके पास हो नहीं, कभी कतरी ख़त निकल आए। बहरहाल जरताज साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आप मिनिस्टर भी हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि देखें इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, और ऑब्वियसली उनकी करप्शन एज अ प्राइम मिनिस्टर भी साबित हुई, लेकिन वो बड़े उन्होंने बुलंद बांग बातें की थी और अभी भी करते हैं, और आपकी पूरी गवर्नमेंट करती है इनकी करप्शन के ऊपर। आप ये तो कह सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड फैक्ट हो सकता है कि ये इंक्वायरी जो है ये आप लोगों ने शुरू नहीं की, वहाँ से शुरू हुई हुई थी, वो एक अकाउंट की नहीं 2 अकाउंट की थी या उससे ज़्यादा की नहीं थी। लेकिन ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ डीजी नैब भी मिले, वहाँ आप लोगों ने पूरी असिस्टेंस भी दी, यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट डिवीजन का लेटर भी गया एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, जिसमें आप लोगों ने तमाम तर एविडेंस यहाँ से जो है वो दिया। देखें जनरल साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, वो तो शायद प्लॉजिबल हो, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि जी वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है वहाँ पे क्या होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्रिटिश कोर्ट शायद इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं होते, और मेरे ख्याल से होते ही नहीं इस तरह इन्फ्लुएंस। लेकिन आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट क्या है कि आपने नॉलेज में होने के बावजूद, डीजी नैब की वहाँ मुलाकात होने के बावजूद, क्या आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सके कि अगेंस्ट या जो एविडेंस आपने दिया वो उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि इनके खिलाफ यूज़ किया जाए? ये मेरा बुनियादी सवाल पिछले 3 दिन से कोई दे नहीं रहा इसका जवाब। आप मिनिस्टर हैं, उनके क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के, जी बताइए ज़रा। मेरा देखिए कामरान साहब, मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप लंदन दवाई लेने गए हो 1.5 साल और आपको पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त ना हो और आप वहाँ पे पाँव पकड़ रहे हो कि मुझे बरतानिया का वीज़ा दिया जाए, तो ज़ाहिर बात है आपको पाकिस्तान के पासपोर्ट की तो इज़्ज़त नहीं होगी ना। जब आपको आर्टिकल 162F के तहत पनामा केस में आपको कहा जाए कि आप सादिक और अमीन नहीं, और एक जज ना कहे, 5 जज आपको कहें, और वो कहे कि जो प्री कंडीशन है एक पार्लियामेंटेरियन की उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब पूरा न उतरते हैं, वो सादिक और अमीन ना हो, और आप कहते हैं कि बरतानिया का एक NCA का कागज़ जिसमें उनको ये फिक्र थी कि उनके बैंक में जो मशकूक ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या बरतानिया का पैसा तो बाहर नहीं गया। जब उन्होंने ये तसल्ली कर ली कि पाकिस्तान के बरतानिया का पैसा बाहर नहीं गया, बरतानिया पैसा ज़रूर आया है, तो जब उन्होंने उनका कोई कागज़ आया उसको ज़बरदस्ती लुड़िया डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, कल से मिठाई की इनके भंगड़ों के रिगार्डलेस मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आपने ऊपर एविडेंस क्यों नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो आप कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तहकीकात से, तो आपको देना चाहिए था। नहीं, हम तो वो तो देखें जारी बात है, जिनके 7 बड़े आज़मों में जिन्होंने जायदादें बनाई हो, मनी ट्रेल ना हो, कतरी ख़त के ज़रिए चल रहे हो, ट्रेल ना हो, वो तो जारी बात है उनके ऊपर हर मुल्क के अंदर तो मुकदमे यकीनन चल रहे होंगे, उसके तो जवाब आएंगे। पहले जिस मुल्क के अंदर जीना मरना है, जिसके कानून की हम इस वक्त पासदारी करें, उसके कानून आइन को तो मान लें, उसका कानून आइन आपकी बात ठीक है, आपका ये सवाल सही है, कहता है सिर्फ एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड कामरान साहब देखें, सिर्फ सवाल मेरा ये है कि आप छोड़े बरतानिया को, बरतानिया के NCA को भी छोड़े, हमने तो कोई केस भेजा ही नहीं, जब भेजेंगे तो तब आपको जवाब देंगे। हमने जो पाकिस्तान में आपसे 2-3 सवाल किए, हमारा पहले सवाल आपसे ये कि आपसे नैब कोर्ट कह रही है कि आपने 7 अरब की टीटीस की, आप लोग आपकी टीटीस है, मैं ये सवाल से पूछता हूं, ये आपका वैलिड सवाल है। 25 अरब की, सुन ले एक सेकंड, सिर्फ 25 अरब की
आपने 25 अरब की 14 चपरासियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, आपसे FIA का सवाल है। तीसरा सवाल आपसे नायब मुल्तान ने आपको सवालनामा भिजवाया हुआ है कि आपने शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने और बलीगुर रहमान साहब ने जो लाल सुहारा नेशनल पार्क में उसमें 14,400 किनाल की ज़मीन जो है वो अपने नाम फ्रॉड के नाम पे करवाई है, उसका भी जवाब देना है। फिर 1990 में आपके साथ उसकी 27 लाख की टोटल प्रॉपर्टी थी। जब 2018 में आप खादिम आला यहाँ से जब आपका अवाम ने रिजेक्ट किया तो आपके पास 27 अरब की प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आई? वो आपसे सवाल। ठीक है, मैं ये पूछता हूं, आपका वैलिड सवाल है कि मेरे बेटों को पता है, मेरे बेटों को पता है, और आपका बेटा हमजा शहबाज कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सियासत में बिजी था। तो हम सिर्फ ये मैं आपका सवाल अगर पुट कर दूं आगे, बिल्कुल आपने ठीक बजा उठाया, बाद में बारी आएगी, इधर की बारी बताएं ना। साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये देखें, ये तलाल भाई, बात ये है कि अगर आप ब्रिटिश कोर्ट के मतलब इतना खुश हो रहे हैं तो आपको पाकिस्तान की अदालतों का भी इक्वली एहतराम करना पड़ेगा। और ये बात सही है हुकूमत की, ज़रताज गुल साहबा की, कि सुलेमान शहबाज साहब जो वहाँ पे खुश हो रहे हैं कि सुरखरू हो गए, तो उनके खिलाफ यहाँ पे भी केसेस हैं TT के, तो यहाँ भी आके ना सिर्फ खुद सुरखरू हो बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी सुरखरू करें। जैसे ये फरमा रही हैं कि 7 अरब का एक केस है, 25 अरब का एक केस है, मुल्तान में पार्क का 14,000 कनाल कब्जे का आप लोगों पर एक केस है, प्रॉपर्टीज बढ़ने, इसको भी तो करे ना, इसको भी फेस करे आके। इन अदालतों का भी वैसे एहतराम करें। बरतानिया का किया आपने, देना पड़ा ना आपको वहाँ एविडेंस, तो यहाँ पे भी दें आके। देखिए, काश पाकिस्तान में एविडेंस पे फैसला होता, और काश यहाँ लोगों को पकड़ने से और जेल में बंद करने के बाद मैं फैसले गिनवा देता हूँ। चले पाकिस्तान की कोर्ट्स के फैसले गिनवा देता हूँ, साफ पानी, आशियाना, ख्वाजा साद रफीक का केस, उसके बाद एहसन इकबाल, खाकान अब्बासी, मैं 5 दर्जन केस गिनवा देता हूं जिसमें कहा गया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये इंजीनियर्ड हैं, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है नैब के थ्रू। इसके बाद ये मेरा तो नहीं, ये पाकिस्तान की कोर्ट्स का है। कोई पढ़ लेना जी फैसला, और मुझे ये बता दें, आपने अपोजिशन लीडर उतनी देर असेंबली नहीं रहे जितनी देर जेल में रहे हैं। कोई एक धेले की करप्शन या एक केस आपने उसका कुछ कर दिया हो, उसके बाद आपने जो केस FIA का बनवाया है, मोहतरमा काइंडली मेहरबानी फरमाकर पढ़ के आ जाया करें। वो बनाया है कि यहां से पैसे बरतानिया, और बरतानिया से जो यहां आते रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग। बरतानिया ने 3 ममालिक, और उसमें आपने जो केस बनाया उसमें UAE भी शामिल है, तीनों मुल्कों की आ गई है। और जरा देख लें, यहां पर वो जज यहां पर वीडियो दिखाकर तो ब्लैकमेल हो जाते हैं, बरतानिया में नहीं होते। वहां पर एजेंसियां वीडियो नहीं बनाती, मुल्क की हिफाजत करती हैं। वहां पर वो ये नहीं करती कि इस लीडर को बंद करना है, इस लीडर को गिराना है, इसको बनाना है, वजीर आजम को क्या कहते हैं, इसको हटाना है। वहां वो अपना काम करती हैं। और वहां पर इमरान खान नहीं है कि सारा दिन मैं AC उतार दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं घर गिरा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हारा पीछा करना है। वहां पर लोग जो वजीर आजम होते हैं वो अपोजिशन से ये सलूक नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। आपकी तो पूरी हुकूमत जो है उसको ना रोटी की फिक्र है। मुझे ये जवाब दे दे, आटे की कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे, कोई चीनी की दिखा दे कि गरीब आदमी के लिए सस्ती करने राइट, आपका एक पॉइंट आ गया। घी की दिखा दे कि 150 से 350 का हो गया। जनरल साहब के पास जा रहे, सुने ना, जी जी जी, ये मसाइल जो है, ये मसाइल इससे बड़े हैं। ये मसाइल हैं पाकिस्तान के लोगों के, ये पाकिस्तान, ये हम सबका मसला है, इसका जवाब दें। आप आए इसलिए थे, आपका पॉइंट आ गया, इसलिए हमें आप फांसी के फंदे पर झूल, मगर खुदा के वास्ते इस मुल्क के गरीब का तो कोई असर ना, आप कश्मीर तो ना बेचे, आप अफगानिस्तान में हमारी कुर्बानियां, आप पाकिस्तान में उसको बैंकरप्ट तो ना करें। सर आपका पॉइंट आ गया तलाल साहब, लेना हमसे ले, इस पाकिस्तानी गरीब लोगों से ना ले। राइट जनरल साहब, ये जो सारी परसेप्शन बन रही है इसके अंदर लग ही रहा है कि तहरीक इंसाफ का, जिसका बहुत ज़्यादा फोकस और हाईलाइटिंग पॉइंट एहतसाब रहा, शायद हुकूमत ने दूसरी गवर्नेंस के इशूज़ में इतना फोकस नहीं किया जितना एहतसाब पे किया, लेकिन वो हर फैसलों में ज़मानतों पे भी निकलते जा रहे हैं। आपने भी ब्रिटिश कोर्ट की बात की वहाँ इन्वेस्टर्स के हवाले से, बहुत से लोग आपसे एग्री करें, बहुत से लोग शायद आपसे बिल्कुल एग्री ना करें कि ब्रिटिश कोर्ट से जुडिशल सिस्टम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। लेकिन ये तो पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर भी ये जो अपोजिशन है, खासतौर पर नून लीग, इनके लोग निकलते जा रहे हैं जनरल साहब। तो फिर किस तरह हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, और हुकूमत की प्रायोरिटी आपके ख्याल में सही लगती है? एहतसाब वहाँ पर ये हर जगह से निकलते जा रहे हैं और गवर्नेंस वैसे ही आपके सामने है, जनरल एवान साहब।
देखिए, बात यह है कामरान कि मैं पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो जी मैं आपको एज ए न्यूट्रली समझता हूं जी। क्या इस मुल्क में, मुझे ये बताइए, क्या इस मुल्क में मुर्तज़ा भुट्टो मर्डर हुआ था? जी हुए थे। उसका फैसला आज तक हमारे अदालती निज़ाम ने दे दिया है। मॉडल टाउन में 16 लाशें गिरी थी और 96 आदमियों को गोली लगी थी। हमारे अदालती निज़ाम ने फौजदारी की लाशों के ऊपर अपना फैसला सुना दिया। व्हाइट कॉलर क्राइम को प्रूव करना, व्हाइट कॉलर क्राइम को प्रूव करना एक इंतहाई पेचीदा मसला होता है, चाहे वो उसका ताल्लुक जिस पार्टी से भी हो, पीटीआई हो, पीपल्स। लेकिन सर मुझे एक सवाल का जवाब दें जलाल साहब, अगर ये करप्ट साबित नहीं हो रहे तो फिर हम इनको करप्ट कह के मीडिया पर हुकूमत जो है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं और हुकूमत की बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, तो क्या ये जायज़ बात है कि ये साबित तो करप्ट नहीं हो रहे लेकिन हम इनको करप्ट कही जाए क्योंकि ये तहरीक इंसाफ को सूट करता है कि इनको डिलीट कर दिया जाए इंतखाबात के उसमें से, लेवल प्ले फील्ड ना हो? देखिए, मेरे ख्याल में 2023 में जब इंतखाबात होंगे तो जो भी लोग कामयाब होंगे, लोगों की नज़रों में जो बाइज़्ज़त होंगे, उनको वोट मिल जाएगा। अगर पीटीआई अपने एहतसाब के स्लोगन में नाकाम हो गई, अगर वो डिलीवर करने में नाकाम हो गई, तो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं उन्हें दोबारा इंतखाब और मुंतखब कर लेंगे। तो 2023 में आवाम ने ही फैसला सुनाना है। अदालती निज़ाम के फैसले तो हमारे सामने आ चुके हैं। जनरल साहब, ये जो नून लीग है, ये जो बातें करती है कंट्रोल्ड मीडिया, कंट्रोल्ड पार्लियामेंट, कंट्रोल्ड लीडरशिप, आपको लगता है कोई बहुत जिहाद कर रहे हैं जो बाकी पार्टीज नहीं कर रहे, खासतौर पर तहरीक इंसाफ? आपको लगता है ऐसा कि इस मुल्क में एक ड्राइव लेके आ रहे हैं इंकलाब की? देखें, उसमें बात यह है कि कंट्रोल्ड मीडिया, कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स, पीसीओ, ये सारे उसी के बेनिफिशरीज हैं खुद। अब कहने का जो सामने चीज़ रखी जाती है, एक होती है अपनी सियासत का माजी, एक होता है उसका मुस्तकबिल। ठीक। तो अगर माजी से सरफे नज़र करके कोई इनकलाब लाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने रवैये बदल लें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं दोबारा आ रहा हूँ, आपके पास एक ब्रेक ले रहा हूँ। आपने बड़ा जुमला कहा कि माजी से सरफे नज़र करके अगर कोई इनकलाब लाना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि हुकूमत का फोकस बहुत ज़्यादा एहतसाब पे रहा और इनको, अपोजिशन को एहतसाब की क्लीन चिट मिलती जा रही है। अगर बरतानवी कोर्ट से एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए, नहीं मिली, एनसीए से मिल गई या ये हुकूमत, फिर भी हुकूमत का फोकस अब मेरा ख्याल से अवाम के ऊपर होना चाहिए और उनके इशूज़ पे होना चाहिए। इनको छोड़ दें अवाम के हाल पे, और अदालतें वैसे भी एहतसाब कर ही रही हैं। एक ब्रेक लूँगा जी मैं। जरताज गुल साहिबा, आपको लगता है आप लोगों ने ओवर फोकस कर दिया इनके एहतसाब पे, और जब वो इनका एहतसाब नहीं हो सका, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब शादियाने बजा रहे थे, जिस तरह तलाल चौधरी साहब लहक लहक के अपनी कामयाबियों का अवाम में अपने वोटर्स को बता रहे हैं कि हम करप्ट नहीं हैं, और आपने इतना फोकस कर दिया कि अवामी मसाइल पीछे रह गए और आप इस पर फोकस रहा, ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ। योर टेक जरताज साहबा। देखिए कमरान साहब, पैसे हमारा किसी के साथ ज़ाती झगड़ा तो है नहीं, ना हम कोई बन्ना शरीक है, ना हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी। पाकिस्तान का पैसा है जो ड्रेन होकर मनी लॉन्ड्रिंग करके फिक्टिशियस अकाउंट के ज़रिए, चपरासियों के ज़रिए, दही बल्ले वालों के ज़रिए और इस तरीके से टीटीस के ज़रिए मुल्क से बाहर भिजवाया गया कि मुल्क गरीब से गरीब तरह हो गया, और ये चंद ख़ानदान बमा नवाज शरीफ फैमिली अमीर से अमीर तरीन होती गई। और इनके पास अगर जवाब हो तो सिवाय हमारे आर्मी को, हमारे इदारों को, हमारी फ़ौज को, और फिर हमारी जो नैब के कोर्ट्स हैं उनको, हमारी अदलिया को, सिवाय गालियाँ देने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। बहरहाल जिसका बयानिया ख़त्म हो जाए, जिसकी पार्टी वरासती पार्टी हो जाए और आपस में वरासत के अंदर ही लड़ाइयाँ हो जाए, वहाँ सर पैर आपस में मिलता नहीं है। बहरहाल एक चीज़ में जो है कि इन्होंने करप्शन में PhD की हुई है, गाली गलोच में भी की हुई है, और इदारों के ऊपर कदगन लगाने में भी की। और जब भी ये कोई ऐसी बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमेशा शादियाने हमारी पड़ोसी दुश्मन मुल्कों में जो है वो होते हैं। 126 दिन का इनका ट्रायल चलता है, 4-4, 2-2 घंटे की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनको पार्लियामेंट में भी मौका मिलता है। सारी चीज़ों को छोड़ दें, सारी चीज़ों को छोड़ दें सिवाय इसके कि वो जवाब दे दे जो अभी कहा है कि 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो FIA ने पूछी है 14 चपरासियों के ज़रिए, और जो 7 अरब की टीटीस जो है वो नैब ने पूछी है। वो कह रहे हैं यहाँ का अदालती निज़ाम कंट्रोल्ड है, जो इसलिए सलमान शहबाज नहीं आ रहे।
अच्छा, फिर हुकूमत करने क्यों आते हैं? पाकिस्तान में 3 दफ़ा का हाँ, प्राइम ये बड़ा मिनिस्टर अच्छा बनने पॉइंट क्यों आपका। आते हैं? 3 दफ़ा की चीफ मिनिस्टर बनने क्यों आते हैं? मतलब आपको मुल्क को कानून की कोई चीज़ पसंद नहीं है जब आपकी पकड़ हो, लेकिन आपको कोई इदारा पसंद नहीं है जो आपके खिलाफ फैसला दे दे, लेकिन आपको मुल्क पसंद है कि आप लोगों को गुलाम इब्न गुलाम बना सकें, और जब आपकी अपनी बारी आई, आपकी 35 साल हुकूमत, तो आप अपने ढंग का हॉस्पिटल न बना सकें और आप बाहर बैठ के इदारों के ऊपर कदगन लगाए और दूसरों के मुल्कों से दूसरे के बच्चों से कहें कि जी आप वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने से मुल्क से बाहर भाग जाने से नहीं होती। लेकिन बार अगर आप नैब की बात करते हैं, नैब का जो 3 साल की कारकर्दगी है, 487 बिलियन इन्होंने इस तरह के लोगों से रिकवर किए हैं। 68.8 इनसे तो वैसे पता नहीं हो नहीं सका, बाकियों से जरूर किया होगा उन्होंने। अच्छा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं वो टाइम कर तलाल साहब बड़ी अच्छी बात हुई कि माजी सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ। जी जताज साहब बताइए। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए, बात ये है कि सवाल के जवाब भी देने पड़ेंगे। जब आप सबसे बड़ा पोर्टफोलियो एंजॉय करते हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप मुल्क के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी पार्टी वरासती पार्टी, मेरे बच्चे जो हैं वो कोई अपोजिशन लीडर बन जाए, वो पार्टी का लीडर बन जाए, वो नेक्स्ट भी अपना पोर्टफोलियो बगैर किसी होमवर्क के लेकर फिरते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए। आप उस मुल्क के कानून को नहीं मानते, आप उस मुल्क के पासपोर्ट की इज्जत नहीं करते, आप उस मुल्क में असासे डिक्लेयर नहीं करते, आप उसके कोर्ट के फैसले नहीं मानते। तो ये तो जी आपका पॉइंट आ गया, मैं आप ही का पॉइंट उठाऊंगा अब। तलाल साहब, आप इदारों को मिलाइन करते हैं, इदारों को फेस नहीं करते। बरतानिया की अदालतों में तो आप जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में सुल्तान शहबाज आने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात जनरल साहब ने की कि मार्जी से सरफे नज़र करके अगर आपने सीख लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप सब भी इन्हीं चीज़ों का हिस्सा थे जो आप बता रहे थे फातिमा भुट्टो से लेके आज तक। जी तलाल साहब। ये देखें, बिल्कुल मेरा ख्याल है पहली दफ़ा जनरल साहब से मैं इतफाक करने लगा हूँ, और बिल्कुल मैं इतफाक करता हूँ कि हमें माजी से सीखना चाहिए और हमारे अदारों को भी सीखना चाहिए। और अगर देखें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन अदारों की है जो कि लोगों के खून पसीने की कमाई से उनकी तनख्वाहें और उनके सारे नैज नक्ते उठाए जाते हैं। सो पाकिस्तान के बड़े अदारे जो हैं वो उनको सीखना चाहिए और सियासतदानों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान फिर ही आगे जा सकता है। ये जो खेल है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड अदलिया, कंट्रोल्ड मीडिया और सब कुछ कंट्रोल करके मुल्क चलाने वाली, वो फेल हो गई है। सो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ लोगों को ना वो पाकिस्तान मिला जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था, ना उनको आईनी हकूक मिले, ना इंसानी हकूक मिले। और भाई यहीं पे आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तलाल साहब, और ये हमारे इदारे जो है ये बॉर्डर्स के ऊपर हमें डिफेंड भी करते हैं और अपना खून भी देते हैं, तो हमें तो फख्र है अगर हम इनके लिए कुछ करते हैं। हाँ जी, तो ये तो बिल्कुल, ये देखें, ये तो फख्र की बात है ना जी। जो शहीद होते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो इंसाफ करते हैं, वो कोई भी हो, वो तो फख्र की बात है। मगर दूसरी जो चीजें हैं वो भी मैं भुला नहीं सकता। 4 मार्शल्ला हो, उसके बाद पीसीओ के हलफ हो, पाकिस्तान का टूटना हो, गरीब की रोटी चली जाए, कश्मीर चला जाए, मैं कैसे भूल जाऊं। ये आपका पॉइंट जनरल साहब, इनसे भूला नहीं जा रहा, उसी कुछ करो अगर हम सीखेंगे। जनरल साहब आप कुछ करें, मरहम रखें, इनसे भूला नहीं जा रहा जख्म जो है, जो जख्मी हुए में। जनरल साहब हम रखेंगे तो फिर तकलीफ कोई होर एक दूजे नु असि जख्म लाइए, तुसी चाहते ही नहीं कि सुलह रवे। नहीं मैं तो सुलह, मैं तो कह रहा जख्म ते मरहम रखो, बहुत जख्मी ने जनरल साहब से। जी जनरल साहब नहीं कामरान शाह साहब, तुसी कोशिश कर दे कि असि जख्म एक दूजे नु लाते रहिए। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल तलाल भाई ठीक। जी जनरल साहब, बात यह है कि कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए 3 दफ़ा कौम ने इन्हें वज़ीर आज़म बनाया। कौन सी तब्दीली लाई है और किन कंधों पे सवार होके आए? फिर 3 दफ़ा, एक दफ़ा बड़ा भाई वज़ीर आला रहा, 2 दफ़ा छोटे भाई वज़ीर आला रहे पंजाब के। कौन सा इनकलाब लेकर आए हैं इस अदालती निज़ाम में, मुल्क की सियासत में, इसको कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने में, या इस अदालती निज़ाम को ही दुरुस्त करने में जो इनकलाब लाए हैं वो कौम के सामने रखते हैं ताकि कौम को भी पता चले किससे क्या गलती हुई है। अगर 3 मार्शल गलती हैं, जो कि यकीनन गलती हैं, तो उन मार्शल में उन आकाओं के पास बैठ के इक़्तिदार में शिरकत करना भी उतनी ही बड़ी हरकत है और बिल्कुल आर्टिकल 6 मावनत करने वालों को भी लगता है लगाना गलती थी। जी बिल्कुल कामरान साहब, जी तलाल साहब क्विकली, तलाल साहब क्विकली। कामरान साहब, बात यह है 3 दफा वजीर आजम बने
उसके बाद पाकिस्तान हमने कायदे आजम का समझा था, हमने तो अदारे भी कायदे आजम के समझे थे। तीनों दफा मेरी बात सुनो, कामरान वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए नहीं बनाए जाते। ये इसी मुल्क की तारीख है ना, इन्हीं के दौर में ये हुआ कि वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो जाए। ये कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने की एक कोशिश। बिल्कुल जलसा आपसे मैं 100% इस थर्ड क्लास बहस से कुछ नहीं मिलना। सर मैं इसीलिए ब्रेक ले रहा हूं कि इस थर्ड क्लास बहस से कुछ नहीं मिलना। ब्रेक के बाद यूएस सेनेट बिल पे थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। ब्रेक। वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत है, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।